नमस्कार दोस्तों। आज हम स्काई गोल्ड का स्टॉक रिव्यू करेंगे। तो स्काई गोल्ड का अगर आप स्टॉक प्राइस देखें पिछले 2 साल का, सो इट वेंट अप फ्रॉम 28 रुपीज टू अराउंड 450 रुपीज इन December 2024, क्वाइट अ स्टीप इंक्रीज, राइट। एंड स्काई रॉकेट हुआ एक तरह से स्काई स्काई गोल्ड का स्टॉक प्राइस। एंड देन करीबन 18 से 20% का एक तरह से करेक्शन हुआ है पिछले 1.5 महीने में, जब ये एक तरह से डाउन ट्रेंड काफ़ी सीरियसली शुरू हुआ है स्टॉक मार्केट में, राइट। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, करीबन 5,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर आप देखें तो बाकी जो स्मॉल कैप्स है उनका करेक्शन 40%, 50%, 60% से हुआ है। तो उस महीने में इसका करेक्शन जो 18% का हो रहा है वो मुझे इतना ज़्यादा स्टीप नहीं लगा। एंड ऐसे कंपनीज जो ज़्यादा गिरते नहीं हैं ऐसे क्रैशेस में या फिर डाउन ट्रेंड्स में, जब एक अप ट्रेंड शुरू होता है तो ऐसे कंपनीज फट से ऊपर जाना शुरू करते हैं। तो समझना था कि ये कंपनी क्या है। आइडिया नहीं था मुझे इस कंपनी के बारे में। मैं नॉर्मली ज्वेलरी स्पेस में मुझे B2C कंपनीज की ज़्यादा समझ है, ज़्यादा आइडिया है, और विजिबिलिटी भी ऐसे कंपनीज की ज़्यादा होती है। आपने तनिष्क का शोरूम देखा है, सेंको गोल्ड, कल्याण, पीएन गार्डगिल वगैरह, बट मैंने कभी स्काई गोल्ड के बारे में सुना नहीं था। और मुझे पता नहीं था कि ज्वेलरी स्पेस में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल भी है, कि एक B2B कंपनी है या फिर एक B2B सेक्टर है, जहाँ पे जो ये फ्रंट एंड B2C कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज जिनका मैंने अभी नाम लिया, वो लोग अपने डिज़ाइंस को, अपनी कारीगरी को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं, और ये कंपनीज के खुद के आर्टिसान्स होते हैं, कारीगर होते हैं, जो उस गोल्ड पे या फिर जो भी जेमस्टोन्स, डायमंड जो भी बना रहे हैं, जो भी ज्वेलरी है, उस पर काम करके B2C कंपनीज को दे देते हैं, और फिर वो ऑब्वियसली अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, राइट। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है मोटा मोटी। तो इस कंपनी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ चीज़ें सही लगी इस कंपनी के बारे में, कुछ चीज़ें सही नहीं लगी। तो जो चीज़ें सही नहीं लगी उनको एक तरह से पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसका बिजनेस मॉडल अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक तरह से बहुत फाइट मर रहा है उस बिजनेस मॉडल के थ्रू, अपनी जो भी गैप्स है अपने बिजनेस मॉडल में, या फिर जो भी गैप्स है अपने बिजनेस में, उनको फिक्स करने के लिए। तो बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अगर इस कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक वी स्टार्ट विद इज CFO टू EBITDA, तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है अपने P&L पे, बट कैश कलेक्ट नहीं कर पा रही है। बहुत सारे कंपनीज की ये कहानी है। B2B कंपनी है, थोड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करती है, बार्गेनिंग पावर थोड़ा कमजोर लगता है बिजनेस में, उतना स्केल नहीं है, 5,000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। तो जो इसके क्लाइंट्स है इसको पैसा सही वक्त पे देते नहीं है, या फिर एक तरह से बैड डेप्थ में भी कुछ कुछ चले जाते हैं, राइट। तो CFO टू EBITDA एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जब आप माइक्रो कैप्स, स्मॉल कैप्स कंपनीज को पढ़ते हो, बिकॉज सेल्स ग्रोथ सही है, प्रॉफिट ग्रोथ सही है, पर जब तक कैश नहीं आता कंपनी के पास, तो सैलरीज कैसे देंगे, अपने ऑपरेशंस को सस्टेन कैसे करेंगे। तो पिछले 2 3 5 साल में तो इक्विटी डाइल्यूट करके अपने आप को सस्टेन करते थे, राइट। बट आगे जाके जब चीज़ें थोड़ी मुश्किल होगी तो फिर कैसे सस्टेन करेंगे। तो ऑब्वियसली एक एक तरीका जो सस्टेन करने का है, शॉर्ट टर्म डेट लेके सस्टेन करते हैं। करीबन 400 करोड़ का शॉर्ट टर्म डेट है इस कंपनी का, राइट। रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा है, ट्रेड रिसीवेबल्स अगर आप देखोगे 246 करोड़ के है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इस कंपनी में। इट इज़ नॉट एबल टू कलेक्ट मनी फॉर द प्रोडक्ट्स दैट इट इज सेलिंग टू इट्स एंड कस्टमर्स, राइट। तो ये एक गैप है इसके बिजनेस मॉडल में, काफ़ी क्लियर कट दिख के आया, राइट। दूसरा जो गैप दिख के आया है, इफ़ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, राइट। तो जब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 28 से 450 गया, तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है 100% का है, राइट। उसका प्रॉफिट ग्रोथ है 228% का। तो इतना फास्ट अगर कोई कंपनी ग्रो हो रही है तो ऑब्वियसली उसका जो स्टॉक प्राइस है इतना तेज़ी से ऊपर जाएगा, राइट। बट अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखे वो सिर्फ 23% का है। स्टैंड लोन करके अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी देखूँ 23% तो बहुत बढ़िया है, राइट। एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है 23%। पर जब मैं उसको सेल्स ग्रोथ के साथ टैली करूँ तो वो 100% है। क्यों ये प्रॉब्लम है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी इज योर एबिलिटी ऑफ योर कंपनी टू कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स दिखाता है। तो अगर बिजनेस में 23% से पैसा बन रहा है और खर्च अगर 100% से हो रहा है, तो एक डेल्टा बहुत बड़ा है, और कंपनीज को एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है और मेरे जो खर्चे हैं वो करीबन 2.5 लाख रुपए के हैं, तो ऊपर का जो 1.5 लाख है वो मैं कहाँ से लेके आऊँ। मुझे किसी बैंक के पास जाना पड़ेगा, सगे संबंधी दोस्त के पास पैसा मांगना पड़ेगा। उसी प्रकार ये कंपनी जो है उसने भी बहुत सारी इक्विटी डाइल्यूट की है। यहाँ पे एक लिस्ट है एक तरह से इक्विटी डाइल्यूशन की, अगर मैं आपको दिखा दूँ, राइट। तो अक्टूबर 2024 में ये QIP किया है, राइट।
यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अक्टूबर 2024 में किया है। फिर एक प्रेफरेंशियल बेसिस पे सितंबर में, एक महीने पहले ही एक तरह से इक्विटी डाइल्यूट की है। वारंट्स इन मार्च 2024, ये 2024 की कहानी है, राइट। कन्वर्जन ऑफ वारंट्स अगेन इन जनवरी, राइट। फिर 2023 में कंपनी प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर्स एक तरह से अपने इन्वेस्टर्स को दिए है, राइट। तो एक सीरीज ऑफ इक्विटी डाइल्यूशन है। तो कंपनीज अगर इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसा लगता है किसी भी कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए। तो पैसा कहाँ से लाए? अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लो है, राइट, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे तो 3%, 4%, 2% का है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कमजोर है। जो आपके आरओई भी है वो 23% का है, मतलब पैसा बन रहा है बिजनेस में 23% से, बट खर्च हो रहा है 100% से, राइट। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल की आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। तो लिक्विडिटी जो आपको मिली स्टॉक मार्केट से, इक्विटी इन्वेस्टर्स से, रिटेल इन्वेस्टर्स से, वो मिली पिछले 1 साल 2 साल में, बट क्या आगे मिलेगी अगले 1 साल 2 साल टू काइंड ऑफ फ्यूल दैट ग्रोथ? तो कंपनी के मैनेजमेंट ने इसका एक सोल्यूशन ढूंढा है। वो काफ़ी खुश भी थे इसके बारे में कि जो फिच है, जो एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इस कंपनी को काफ़ी एक स्टेबल कंपनी करार दिया है, जिसकी वजह से जब ये कॉर्पोरेट लोन्स उठाएंगे या फिर इक्विटी अवेलेबल करेंगे अपने लिए, या फिर पैसा जब रेस करेंगे, तो इनके इंटरेस्ट रेट्स जो है वो काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स या कम इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने ये फोर्सी किया कि इक्विटी मार्केट में फिर से जाके पैसा उठाना बहुत मुश्किल होगा, तो डेट का सहारा लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म डेट तो है, बैंक्स दे देते हैं शॉर्ट टर्म डेट, उनकी वैलिडिटी 12 मंथ्स की होती है। बट अगर लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये ग्रोथ रेट सस्टेन करना है तो आपको लॉन्ग टर्म डेट चाहिए होगा। तो फिर उसके लिए आप अगर इक्विटी रेज नहीं कर रहे, अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रहे, राइट, तो कहीं ना कहीं आपको डेट की जरूरत पड़ेगी। तो इन दिस क्वार्टर्स कॉन कॉल द मैनेजमेंट क्लियरली सेड कि फिच ने उनकी रेटिंग को स्टेबल माना है एंड दे कैन रेज इक्विटी और रेज कैपिटल एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स इन द फ्यूचर, राइट। तो एक तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली ये भी कह दिया कि हम आगे जाके पैसा एक तरह से एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेंगे, राइट। क्योंकि अगर आप 100% से ग्रो हो रहे हैं और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है, तो दो चीजें हो सकती है। एक तो आप 100% से अपना ग्रोथ रेट कम कीजिए, आप 30%, 70%, 60% पे लेके आइए, बट इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आएगा, राइट। या तो फिर आप आपका रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा कर दीजिए, 23 का 40% कर दीजिए, 50% कर दीजिए, बट उसके लिए फिर आपको आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस में करीबन 10% लानी होगी। आपको फिर इंश्योर करना पड़ेगा कि आप कैश फ्लोज कलेक्ट कर रहे हो, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। तो ये कंपनी जो है ये इन दो प्रॉब्लम्स में एक तरह से फंसी हुई है, घिरी हुई है, और उनका मैनेजमेंट सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में, वो हम डिस्कस करते हैं किस तरह ये दो प्रॉब्लम से एक तरह से ये कंपनी दे ट्राइंग टू सोल्यूशन दिस थिंग, राइट। तो इसके लिए बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है ज्वेलरी स्पेस में, राइट। तो ज्वेलरी स्पेस में, तो ज्वेलरी जो है इसके लिए आपको गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, जेमस्टोन्स चाहिए, स्टडेड जो भी है, लैब ग्रोन डायमंड्स चाहिए, राइट। तो आपको एक तरह से जो रॉ मटेरियल है यहाँ पे उसको गोल्ड मान के चलते हैं अपन, राइट। तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर आप किससे करते हैं, किस रेट पे करते हैं, और क्या आपका एक अरेंजमेंट होता है, उस पर एक तरह से सक्सेस डिपेंड होता है इस बिजनेस मॉडल का, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 बिजनेस मॉडल्स इन द ज्वेलरी स्पेस। इसको मैंने पीएन गार्गिल के भी वीडियो में डिस्कस किया था, बट वो पूरा डिस्कस नहीं किया था। इसमें एक B2B का एंगल आ गया है जो उसमें नहीं था, वो B2C कंपनीज थे, राइट। तो एक तो आप किसी एक्सिस या आईसीआईसीआई जैसे बैंक के पास जाइए, आप कॉर्पोरेट लोन लीजिए 10-12% का, उस लोन से आप जाके मार्केट में गोल्ड खरीदिए, राइट। तो जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो दिस गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ द लोन दैट यू हैव टेकन, इट कम्स ऑन योर बैलेंस शीट, और ये फिर इन्वेंट्री बन जाती है, राइट। तो फिर इन्वेंट्री टर्न्स बहुत मैटर करते हैं कि आप कितना फटाफट ये गोल्ड को लिक्विडेट कर पा रहे हैं या फिर प्रोडक्ट को लिक्विडेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना वक्त वो आपके इन्वेंट्री पे बैठा रहेगा उतना मुश्किल हो जाएगा, और फिर आपको बाद में जाके बेबी डिजाइन्स जब थोड़े पुराने हो जाते हैं तो फिर आपको डिस्काउंट देके वो इन्वेंट्री क्लियर करनी पड़ेगी, तो इसमें आपका नुकसान है, राइट। तो इस बिजनेस में द फैक्ट दैट यू आर टेकिंग डेट, राइट, इसमें इंटरेस्ट रेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पीएनएल में इंटरेस्ट का एक अच्छा बड़ा कॉलम लगता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाता है, एक हाई डेट सिनारियो बन जाता है क्योंकि आप डेट से ले रहे हो, और सबके लिए दिक्कत हो जाती है, राइट। तो क्या इस कंपनी, क्या ये बिजनेस मॉडल इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है?
राइट, ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, बट इस बिजनेस मॉडल से पीछा छुड़ाना चाहती है ये कंपनी, राइट। दूसरा बिजनेस मॉडल जो टाइटन का बिजनेस मॉडल है, काफी फेमस बिजनेस मॉडल है कि आप लोन मत लीजिए, आप गोल्ड जो है वो लीज पे लीजिए 3 से 4% पे, राइट। तो जब आप गोल्ड लीज पे लेते हो, राइट, तो इसकी वैलिडिटी होती है करीबन 180 डेज अगर आप डोमेस्टिक मार्केट्स में गोल्ड बेच रहे हो, और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में होता है तो 370 to 400 डेज। इसका मतलब ये है कि आपने गोल्ड उठा लिया है, राइट, आपका कुछ इंटरेस्ट रेट है, लीज पे ले रहे हो आप 3 to 4%। जब वो आप प्रोडक्ट बेचते हो, जब वो आप गोल्ड बेचते हो, अज्यूमिंग कि 180 या 370 डेज के अंदर बेचते हो, तो उस दिन का जो प्राइस होता है दैट इज व्हाट यू हैव टू पे। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है क्योंकि यू डोंट हैव द इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ डेट, राइट। आरओसी बेहतर आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आएगा तो आरओसी बेहतर आएगा, और बैलेंस शीट पे डेट कम रहेगा, राइट। तो करंट जो है इस कंपनी का जो मॉडल पे जो गोल्ड प्रोक्योर हो रहा है वो 25% है, बट आगे जाके ये कंपनी 60% टारगेट कर रही है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर Q4 कंपनी चाहती है कि 60% जो गोल्ड है वो इस तरह से लीज के थ्रू आए ताकि बैलेंस शीट पे गोल्ड दिखे नहीं, राइट, या बैलेंस शीट ये पे गोल्ड आपका इतना डेट के थ्रू दिखे नहीं, राइट। तो ये जो दोनों मॉडल्स है ये B2C कंपनीज और B2B कंपनीज यूज करते हैं, राइट। तीसरा एक मॉडल जो है, जो इस कंपनी का स्पेसिफिकली मॉडल है या फिर B2B सेगमेंट में जो कंपनीज है उनका मॉडल है कि लेट्स से आपका एक क्लाइंट है तनिष्क, राइट। तनिष्क को आप बोलोगे कि हम गोल्ड प्रोक्योर नहीं करेंगे, ना लीज पे करेंगे ना बैलेंस शीट पे करेंगे, आप गोल्ड प्रोक्योर कीजिए और हमें दीजिए, हम उस गोल्ड पे कारीगरी करेंगे, काम करेंगे, डिजाइन करेंगे, और वो डिजाइन करने के बाद वो गोल्ड आपको दे देंगे, राइट। हमें सिर्फ मेकिंग चार्जेस का पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना हमको रॉ मटेरियल खरीदना है, ना हमको ये लीज के पछड़े में पड़ना है, ना बैंक्स के पास जाना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस आप रॉ मटेरियल खरीदिए, हमें दीजिए, हम उस पर काम करेंगे, कारीगरी करेंगे और आपको दे देंगे, सिंपल एज दैट, राइट। तो ये सबसे बेस्ट मॉडल है और ये सिर्फ B2B कंपनीज कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड गोल्ड इन एडवांसेस, राइट। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि जो भी कारीगरी है वो आप कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी लोग है, कारीगर है, आपने केपेक्स डाला है, आपके पास मशीन है, आप उस पर काम कर रहे हो, राइट। कोई डेट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपका ROC अच्छा होगा, आपके बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं होगा, एंड ये एक फर्स्ट क्लास मॉडल है B2B स्पेस के लिए, राइट। ये B2C में पॉसिबल ही नहीं है, B2B में ही पॉसिबल है, राइट। तो ये कंपनी बहुत कोशिश कर रही है कि अगले 2 साल में जो भी गोल्ड प्रोक्योर हो, जो भी रॉ मटेरियल प्रोक्योर हो, वो 30% इस मॉडल पे प्रोक्योर हो ताकि उसका ROC जो है या ROE जो हम 23% की बात कर रहे थे वो बढ़ के 30%, 40%, 45% हो, ताकि उसको अपना ग्रोथ रेट कम ना करना पड़े। ये लो कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है, इसमें आपको कोई बैलेंस शीट पे कुछ रखने की जरूरत नहीं है, डेट लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस मॉडल के पीछे एक तरह से इस कंपनी का मैनेजमेंट पड़ा हुआ है, एंड दे वांट दिस टू इंक्रीज टू 30% इन द नेक्स्ट 2 years, प्लस ये जो 60% का टारगेट उन्होंने March 25 तक लिया है, क्योंकि इफ गोल्ड इज ऑन योर बैलेंस शीट देन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनी एंड ऑब्वियसली द इन्वेस्टर्स, राइट। तो इनका जो गाइडेंस भी दिया है मैनेजमेंट ने, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे डिमांड के ट्रिगर्स क्या है, बेसिकली ये B2B कंपनी है जो B2C कंपनीज को बेचती है। तो अगर PNG, गार्गिल, सेनको, कल्याण अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, रिटेल एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वहीं से तो डिमांड आएगा, राइट। तो इस कंपनी ने गाइडेंस दिया है 70 to 100 करोड़ का। तो अभी जो उनका जो रेवेन्यूज है पिछले 4 क्वार्टर्स का वो 3000 करोड़ है, बट इन द नेक्स्ट 2 years दे वांट टू गो टू 72 करोड़, राइट। नेट प्रॉफिटेबिलिटी 3.5 है, दे वांट टू टेक टू अराउंड 3.54 की नेट प्रॉफिटेबिलिटी रखना चाहते हैं। हम होप करके चलते हैं कि ये लोग अपना इक्विटी फिर से डाइल्यूट नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये लोग फिर से अपना इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, अगर इनको पैसे की जरूरत है तो डेट ले लेंगे, मुझे लगता है, राइट। EPS जो है, after you divide PAT by total shares, it comes to the current EPS is around 7.8. It will rise to 19. Current stock price is 328, right? Let's say assuming कि next 2 years में stock price same रहता है, हमें पता है कि same नहीं रहेगा, but let's assume that the stock price is going to be same. So P right now is 42, and if the stock price remains same, then the forward P for the next 2 years is 17, right? So the EPS that
which the company is going to grow in the next 2 years is 57, which I think is a very good EPS, right? तो अपॉर्चुनिटी तो क्लियर कट दिख रही है. बहुत सारे जो रिटेलर्स है ज्वेलरी के, सेनको, कल्याण, स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो डिमांड दिख रहा है, राइट? इसके वजह से इस कंपनी ने भी काफ़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन किए है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी इंक्रीज कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के मोड में है इस कंपनी में. बट जो इसका बिजनेस मॉडल है या फिर जो इसका CFO to EBITDA का इशू है, दैट इज समथिंग विच इट नीड्स टू टेक केयर ऑफ इन ऑर्डर टू अचीव दिस काइंड ऑफ कैगर इन EPS. ऑल्सो जो एक्सपेंशन हो रहा है B2C एंड पे, वो होना चाहिए. अगर वो नहीं होगा तो फिर ये पूरा जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया ये पूरा फ्लॉप हो जाएगा. ये 70 to 100 जो है ये नहीं आएगा, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ऐसी कंपनीज को जब आप एनालाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वार्टरली जो भी इनका अपडेट्स आते हैं, इनका कॉन कॉल एनालिसिस होते हैं, यू हैव टू काइंड ऑफ persist with all this thing. It's not a buy and forget kind of a company कि एक बार खरीद लिया अगले 3-4 साल देखने की ज़रूरत नहीं है. ये नेस्ले या HUL टाइप की कंपनीज नहीं होती है. वन हैज़ टू kind of go back to the con calls and understand कि जो strategy, larger strategy management ने बताई है उस पे वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, right? So this was a brief about Sky Gold. Hope you liked this analysis. बहुत सारे लोगों ने मुझे reach out किया था कि I should do this analysis. I hope you found this of value. Please like and share this. Please share this with other people who would find value in this kind of content, right? And this is not a stock recommendation, guys. Please do your own research before you invest in the markets. Thank you.